हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो सीरिया में नई कार्यवाहक सरकार का गठन हो गया है, लेकिन वहां चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीरिया में इजराइल और तुर्की की सेना लगातार हमले कर रही है, उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। एक तरफ मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया, तो दूसरी तरफ इजराइल अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर सीरिया के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जा रही है। तो सीरिया के लिए आज की तारीख में तुर्की भस्मासुर हो चुका है। ईरान किसी भी कीमत पर तुर्की के विद्रोही लड़ाकों को नहीं छोड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो सीरिया में फिर से गृह युद्ध की आग फैलेगी और सीरिया पर तुर्की के विद्रोहियों के लिए शासन करना आसान नहीं होगा। तो सीरिया में हालात बद से बदतर है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए ईरान प्रॉक्सी वॉर के जरिए इजराइल पर हमले करवा सकता है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनायक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत झा साहब के साथ। झा साहब, सीरिया की स्थिति पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दिनों दिन स्थिति जो है वो काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त जिस तरीके के गृह युद्ध की आग में सीरिया जल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में वहां पर स्थितियां और ज्यादा विकराल रूप धारण करने वाली हैं। आपका आकलन क्या कहता है? समय में वहां पर स्थितियां और ज्यादा विकराल रूप झा साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अमीन साहब हमारे साथ हैं। अमीन साहब, सवाल वही, स्थितियां काफी गंभीर, आने वाले समय में कैसे आकलन कर रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं? जो एरिया है पूरा गल्फ का, गल्फ में इन्होंने पूरा अपनी बढ़त बना ली है। इजराइल ने सिर्फ अपनी पॉलिसी के तहत उन्होंने डिवाइड एंड रूल का वहां पर फार्मूला लगाया है, क्योंकि इसमें सुन्नी और शिया देश हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इराक के अंदर आधे लोग जो थे शिया हैं और ईरान पूरा ही शिया बाहुल्य एरिया है। और दूसरे कंट्रीज में जिसमें सीरिया है, इसमें भी अभी तक जो शासन चल रहा था वो शिया थे। असद साहब, तो वो भी शिया ग्रुप से थे, इसलिए। और वो जो भागे भी हैं वो उस एरिया स्केप किया है उन्होंने, वो भी शिया एरिया में घुस के लड़ते लड़ते वहां से वो निकल गए रशिया। तो सवाल इस बात का है कि वहां पर कंट्री के अंदर ये जो शिया सुन्नी की एक बात डाल दी गई है घी में आग की तरह, वो फैल रही है। और ये जो अभी लड़ाके आए हैं, ये लड़ाके सुन्नी गुट के हैं। तो इसलिए इसमें भी फूट पड़ गई है इस बात की कि उनको राज न करने दिया जाए, ऐसा ईरान चाहता है। लेकिन इसको पूरी हवा दे रहा है, जिसका नाम है इजराइल और अमेरिका। इजराइल चाहता है कि इन देशों में उसका बढ़त बने, लेकिन तब बनेगा जब ये लोग आपस में फूट रखेंगे। अगर ये लोग आपस में एका रखेंगे तो इजराइल को तकलीफ होगी और इजराइल की कोई भी बढ़त नहीं बन सकती। तो इसलिए आप देखिए अभी भी जॉर्डन भी निशाने पर है, सीरिया के बाद जॉर्डन भी निशाने पर है। क्यों? कि मैं वहां गया हूँ, मैंने देखा है अगर आपको इजराइल जाना है वाया तो आपको हुसैन ब्रिज है, हुसैन ब्रिज ही कनेक्ट करता है जॉर्डन और इजराइल को। तो बहुत बड़ी बात है, वहां पे उनकी सेना है, बॉर्डर है। तो अब इस बात को देखना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। अगर इजराइल वाले लोग जब इनके साथ घुस के लड़ाए उन्होंने, और ये भी सुनने को मिला है कि टर्की ने भी इनका साथ दिया था, तो रशिया जो पीछे हट गया, ईरान पीछे हट गया, इसलिए यहाँ के जो लड़ाके थे शिया लड़ाके वो ही सरेंडर कर गए थे। इस कारण जो है हार बड़ी कमजोर पड़ी और वो सुन्नी लड़ाके आ गए और उन्होंने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया और यहाँ पर बिठा दिया। लेकिन क्या है, ये वक्ती तौर पे है, ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है अभी, क्योंकि कई एरिया में वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं। उन लड़ाइयों को भी देखा जा रहा है कि किस स्थिति में पहुंचेंगे। उसमें अमेरिका के भी जो सपोर्टेड हैं ग्रुप आतंकवादी, वो भी लड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एक ऐसी स्थिति बना दी जाए जिससे कि आपस में ही लोग लड़ते रहें और वो राज करते रहें। जी ठीक है। झा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, हम भी आपको सुन पा रहे हैं। और झा साहब, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, कार्यवाहक सरकार का गठन हो गया है, नए प्रधानमंत्री का भी चुनाव यहां पर हो गया है,
लेकिन स्थितियां जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, चुनौतियां कम होने की जगह और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं सीरिया में। क्या आकलन? साहिल जी, मैं अपने को पैनलिस्ट की आवाज तो सुनी पाया था अमीन साहब की, लेकिन जो आपने इंट्रोडक्शन दी थी ये एक बड़ा सटीक उदाहरण है कि जब नींव खराब हो तो उसके ऊपर में आप जो भी मंजिल बनाए वो कभी भी टिकाऊ या लंबे समय तक नहीं रह सकता है। देखिए, यहाँ पे सीरिया की जो सत्ता पलट हुई है और उसके बाद जो यहाँ पे सरकार की नींव है, उस सरकार की नींव में जिसका हयात अल शाम जो है ये मेन घटक है, तो ये घटक जो है ये 71 छोटे छोटे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इसको ये रिप्रेजेंट करता है। और जब ये सारे 71 ग्रुप्स आपस में भी लड़ रहे हों और ऐसे भी लोगों से अपना संबंध रखे हुए हों जो कि इनके कट्टर दुश्मन हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा था वो बेसिकली सीरियन आर्मी और हिजबुल्लाह का एक गुट था, और बाकी जितने जो आईसिस, आईसिल, अल कायदा और बाकी जो छोटे छोटे गुट्स थे, 71 जो ग्रुप की जो मैं बात कर रहा था, 71 गुट, तो ये सब मिलके लड़ाई कर रहे थे अभी तक। अब जबकि तख्ता पलट हुआ था जिस दिन, उसी दिन जो ईरान समर्थित जो दो गुट हैं, दो ग्रुप हैं, एक है हिजबुल्लाह और दूसरा है हुती, दोनों ने अपनी सपोर्ट इनको दी थी उसी दिन। और उसी दिन पूरे विश्व का माथा ठनका था कि आखिर क्या कारण है कि जो दो टेररिस्ट ग्रुप्स जो शिया समर्थित हैं और सुन्नी समर्थित हैं, जो आपस में रह रहे थे, वो आपस में कैसे मिल गए। तो यहीं पे एक और चीज का शक होता था। आज से आप लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले चलिए, जबकि ईरान में आयतुल्लाह उन्होंने एक आवाज लगाई थी कि पूरे विश्व के मुसलमान एक हो जाएं और जो इस्राइल है उसकी हैसियत मिटाने के लिए वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं। तो अब शक होता है कि आखिर सीरिया में जो चल रहा है ये इसी तरह का कोई रीग्रुपिंग जो है वो देख रहे हैं हम, या आने वाले दिनों में सही में यहाँ पे स्थिति संभलने वाली है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, तार से गिरे खजूर पे अटके। अब जो असद का सरकार था वो तार के वृक्ष से उसकी आप तुलना कर लीजिए, क्योंकि उसी के समय में बहुत सारे यहाँ से जो लोग थे वो भागे थे, जो इलीगल माइग्रेंट या माइग्रेंट जो अभी यूरोपियन कंट्री में या तुर्की में भरे हुए हैं, सीरिया के ओरिजिन के, ये अब उन्होंने वापस आना शुरू किया हुआ है। तो आज के दिन में ये काफी शक होता है कि क्या आज के दिन में सरकार है, क्या उसके ऊपर में विश्वास करना चाहिए कि जो ये लाखों लाख जो रिफ्यूजी वापस आ रहे हैं, क्या ये उनका देखभाल करेंगी, क्या ये वहां पे शांति बहाल कर पाएंगी, या ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि देखिए, जो जिहादी ग्रुप हैं उनका एक इरादा बड़ा साफ है, वो जिस भी एरिया पे कब्जा करते हैं वहां पे उनके पास में AK-47 बंदूक, मिसाइल, रॉकेट, ये सब कुछ है उनके पास में। एक चीज सिर्फ नहीं है और वो है खाना। वो अब कहेंगे यूएन को या यूएन फूड प्रोग्राम को कि आप मुझे इतने 1000 टन जो है वो हमारे लिए एड दीजिए, हमारे लिए खाना दीजिए। तो खाना वो अब यूएन से लेंगे, बंदूक उनके पास है, और बंदूक और गोला असला बारूद की आपूर्ति जो है उनको कंटिन्यूसली ये आईसिल और अल कायदा, इसके जो ब्रांचेस है, इससे होती रहेगी। तो आने वाले दिनों में हम कह नहीं सकते हैं कि सीरिया किस तरफ में जा रहा है। अभी फिलहाल जो ऑप्टिक्स हैं वो 2 हैं। एक तो वो जो ग्रुप है, जो जिहादी ग्रुप उन्होंने जो टेक ओवर किया हुआ है, वो अपने आप को एक ह्यूमन फेस वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो घटक दल हैं उन्होंने एट्रोसिटीज ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है वहां के माइनॉरिटी में, जो चाहे ड्रूज हो, चाहे येज़ीद हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। ये अटैक जो छिटपुट अटैक, आइसोलेटेड, बिल्कुल जो कहते हैं एयर टाइट चेंबर में, कि वो न्यूज आप तक नहीं आ रही है, लेकिन ये न्यूज सोशल मीडिया में जा रही है कि ये STF लेड जो गवर्नमेंट है उसके घटक दल किस तरह से अपने माइनॉरिटीज पे उन्होंने ऑलरेडी जो एट्रोसिटीज है वो करना शुरू कर दिया है। ठीक है अमीन साहब,
जिस तरीके से विद्रोहियों का कब्जा हुआ, सरकार का तख्ता पलट यहां पर हुआ, कार्यवाहक सरकार का चुनाव यहां पर हो गया। मोहम्मद अल बशीर की बात करें तो कार्यवाहक पीएम उन्हें चुन लिया गया। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति कहीं पर भी देखने को मिलती है तो अमूमन हमने देखा है कि इस तरीके से विद्रोहियों पर भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कब स्थितियां किस तरफ करवट बदल लें ये कोई नहीं कह सकता, और किसी देश को इन सब से उभरने में एक लंबा समय लग जाता है। सीरिया के विषय में अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको कि विद्रोहियों के कब्जे के बाद हालात जो अभी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्या उनके सही होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए, जहां तक सवाल है इजराइल का, तो इन लड़ाकों के साथ में, इन लड़ाकों को इजराइल का तो कोई जवाब दे नहीं रहे, लेकिन इजराइल ने जो सीरिया के ठिकाने डिफेंस सेक्टर को पूरा खत्म करने की कोशिश की है, इतने सॉर्टी उन्होंने भेजी है और वहां पे उसको खत्म करने का उनका जो सीरिया की जो डिफेंस सेक्टर थे पूरे उड़ा के फेंक दिए हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ये सिर्फ अपनी ही सेना को लेके, यानी अपने ही आतंकवादियों को लेके कब्जा करने में जुटे रहे। उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया कि सीरिया के आगे पीछे क्या हो रहा है, सीरिया में क्या होने वाला है, और पूरी तौर से अंदर वो घुस चुके हैं सिविलियन उसमें फेसेस में। और जिस तरह से शरणार्थी गए थे और आ रहे हैं, उस भेस में भी वो लोग होंगे काफी इजरायली, और इजराइल जो है इसको तबाह कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं स्पेस अपना, कि यहाँ से सीरिया से जो है आसानी से ईरान से लड़ा जा सकता है। अगर वो इराक में है तो इराक से घुस के लड़ना चाहेंगे, जो कि इराक ने मना कर दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इराक का पूरा कब्जा उन पे है। वो इराक जो है अभी भी उनके साथ डोमिनेटेड है, अमेरिकन के साथ में, और डोमिनेटेड है इजराइल के साथ में। जो अंदर अंदर वो लोग घुसे हुए हैं वो इनको कट देंगे, इनको सीरिया को, और सीरिया से होते हुए वो ईरान आराम से घुस जाएंगे। ईरान की जो बात है, आज वो ईरान के अंदर आपने देखा है कि बहुत से इससे पहले, साल भर से पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हिजाब का मसला था, औरतों की आज़ादी का मसला था। ये सब क्या था? ये इंटरनली उसको वीक करने की कोशिश की गई है, और उनके भी जो भी हमले किए थे इन्होंने, उस पे भी उन्होंने इजराइल ने उनको हमले किए और जवाब दिया उनको। और चूंकि बाइडेन ने मना किया था, यानी अमेरिकन सरकार ने मना किया था कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे नहीं करना है, इसलिए उन्होंने नहीं किया, वरना वो उसको टारगेट उन्होंने बना रखा था। उनके न्यूक्लियर इरादे थे तबाह करने के, लेकिन वो बच गए किसी तरह से ईरानी। अब ईरानी को जो अपनी कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था, तो जो यूनिटी दिखाने की कोशिश की थी, अभी जो बात कह रहे थे झा साहब कि मुसलमानों की यूनिटी दिखाने की कोशिश की, उन्होंने सीधे तौर पे मुसलमानों के अंदर ऐसा विष डाल दिया कि वो शिया और सुन्नी को डिवाइड करने वाली बात कर दी, इससे कि ये मुस्लिम कंट्रीज एक ना हो पाए, और ना ही अगर शक्ति एक जगह आ जाती है तो फिर इजराइल को या अमेरिका को वहां पर लड़ाई लड़ने में या कब्जा करने में या उसमें वेमनेस फैलाने में परेशानी होगी। इसलिए उनको यूनिटी को उन्होंने तबाह करने की कोशिश की है। और आप देख लीजिए कोई यूनिटी अब उनकी है नहीं। अब देखिए लड़ाके अलग अलग लड़ रहे हैं, चाहे वो शिया लड़ाके हों चाहे सुन्नी लड़ाके हों। उधर ईरान का अपना है, इराक में अलग कुर्दिश हैं, अलग वो सुन्नी हैं, और कुर्दिशों के साथ में भी शिया ग्रुप भी है, वो भी है। तो सब बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है मामला। अब बिल्कुल उभर के आ गई ये बात, और इससे आने से अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अमेरिका और इजराइल का काफी बढ़त बन जाएगा। और अब मैं तो समझता हूँ कि जो डाउट है मुझे, वो अब देखने को मिला है। दोस्त तो जरूर है जॉर्डन, लेकिन मैं समझता हूँ कि जॉर्डन के अंदर आसानी से घुसने की कोशिश करेंगे और वहां भी वो तख्ता पलट की कोशिश करेंगे। इससे कि अगर ये भी हो जाता है तो वहां से, क्योंकि अभी जॉर्डन ने शुरू में तो अलाउ किया था, लेकिन बाद में इजराइल को मना कर दिया कि हम ईरान को फाइट करने के लिए आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। उसने एयर स्पेस बंद कर दिया था। इस बात की भी इजराइल को नाराजगी है, और ये नाराजगी जो है वो उसका तख्ता पलट का काम करेगी। आप देखिए अभी जॉर्डन के ऊपर भी आफत आने वाली है। जी झा साहब, सीरिया में इजराइल और तुर्की की सेना लगातार हमले कर रही है, उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, और एक तरफ मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी चुना गया, तो दूसरी तरफ इजराइल अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर सीरिया के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो ताबड़तोड़ हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे? देखिए,
साहिल जी, इससे पहले कि मैं कहना शुरू करूं, थोड़ा सा अपने पीसीआर को बताइए कि मैं अमीन जी की एक भी बात में शायद कहीं पे पैसा पर कोई प्रॉब्लम है। एनीवे, आपका सवाल जहां तक है, इसमें देखिए, सीरिया आज के दिन में एक बहुत बड़े रिस्क गुजर रहा है। किसी भी तरह से तुर्की की जो नजर है वो उत्तरी सीरिया पे है, और उत्तरी सीरिया के कुछ भाग जो है वो तुर्की के सेना ने ऑलरेडी अपने अंदर में लिया हुआ है। दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी भाग जो है, जो कि कुर्दिस्तान का, लार्जर कुर्दिस्तान का पार्ट माना जाता है, उसमें इसी एचटीएस लेड जो जिहादी फोर्सेस हैं, इसी में भी आर्मी है। वो कर्दिश आर्मी ये चाहेगी कि वो उत्तर पूर्व का भाग जो है सीरिया का, वो उसके ग्रेटर कुर्दिस्तान में चला जाए, तो एक वो आगे जाके एक कुर्दिस्तान बना सके। आपको याद होगा जिस दिन ये तख्तापलट हुई थी और जिस दिन इसराइल के जो हवाई हमले शुरू हुए थे सीरिया के आर्म फोर्सेस के ऊपर में, उसी दिन तुर्की के जो कुछ लड़ाके थे वो 11 या 12 ट्रक लोग जो रॉकेट्स था, बाकी असला बारूद थे, वो लेके जा रहे थे, जिसके ऊपर में कि तुर्की की जो सेना थी उन्होंने हवाई हमले करके उसको नष्ट कर दिया था। तो मतलब तुर्की जो है उनकी नजर तो वहां पे है ही, कुर्दिस्तान, कुर्द फोर्सेस की बहुत बड़ी नजर है कि सीरिया का वो भूभाग जो है, जो उत्तर पूर्व वाला है, जो इराक से लगा हुआ है, जो उनका पुराना जिसको कहते थे कि ग्रेटर कुर्दिस्तान, वो उसको लेने के चक्कर में है। तो मतलब दो टुकड़े जो हैं सीरिया के, एक तुर्की की तरफ जाने वाला, दूसरा कुर्दिस्तान की तरफ जाने वाला, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तीसरा, आपने ऑलरेडी बताया हुआ जो इसराइल फोर्सेस हैं, उन्होंने गोलन हाइट के आगे जाके अपना एक कुशन एरिया बनाया था, जो जिस कुशन एरिया के इनमें उन्होंने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी है, जो कि सीधा सीरिया का पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेरिटरी था। तो सीरिया के 3 जो ये टुकड़े हैं, ये तो मुझे आज के दिन में दिख रहे हैं। इसके अलावे जितनी सीरिया की जो नेशनल फोर्सेस थे, आर्मी थी, वो आर्मी कहीं न कहीं ये जो एचटीएस लेड जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर में उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि इसके कुछ जो फैक्शन थे उन्होंने ऑलरेडी अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि अल असद के जितने समर्थक थे, चाहे उसके आर्मी या उसके सिंपैथाइजर, उनके ऊपर में हमला होगा, वो उनको नहीं बख्शेंगे। और यही कारण है कि जो सीरियन आर्मी थी, आर्मी, उसके बहुत सारे घटक अपने आर्म्स और एम्यूनिशन लेके दक्षिण के तरफ चले गए हैं और लीबिया के लेबनान के आसपास में जाके वो सेटल हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर एचटीएस के फोर्सेस ने सीरियन आर्मी के ऊपर अभी वहां से चले गए हैं अपने हिजबुल्लाह समर्थक के साथ, उनके ऊपर में हमला किया, तो ये जो सेना है उनकी काफी बड़ी तादाद है, वो सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया जो है उसको अपने लिए वो आजाद करा के मुक्त करके फिर वहां पे वो हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे आज के दिन में 4 टुकड़े जो हैं बिल्कुल जाते दिख रहे हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा जो बीच का है वो रह जाएगा, ये जो अभी जो जिहादी एचटीएस ग्रुप हैं उनके हाथ में रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी विपत्ति जो है वो सीरिया के ऊपर मारने वाली है कि 4 या 5 टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, अमीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं सीरिया के लिए आज की तारीख में तुर्की भस्मासुर हो चुका है, ईरान किसी भी कीमत पर तुर्की के विरोधी लड़ाकुओं को छोड़ेगा नहीं, ऐसा उसका कहना है। अब इस जो ये स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं वो किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं? मैंने पहले ही आप इस बात को बताया। देखिए धुलिया साहब की यहाँ पर सवाल इस बात का है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी सारी बातें हुई हैं उन देशों में, और इसीलिए टर्की ने जो साथ दिया है वो दिया है सीरिया को हटाने के लिए। यानी सीरिया सरकार को उसने तख्तापलट में बहुत बड़ा उसका रोल रहा है, और रशिया पीछे हट गया, उसमें ईरान भी पीछे हट गया। अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर इन्होंने सबसे बड़ा जो जहर डाला है बीच में, वो इनकी जो खुमैनी की जो स्पीच थी और उनका कहना ऑफर था कि सारे मुस्लिम एक देश एक जगह आ जाएं, उसमें फूट डालने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा अच्छा काम किया है कि सुन्नी और शिया जो ग्रुप जो पहले से भी लड़ते आए, आज अब हजारों साल थे वो दोनों ग्रुप लड़ते आए, प्रॉफिट के टाइम से भी लड़ाइयां होती रही उनकी, तो इसलिए उनको हवा दे दी है
और हवा देने के बाद ये चाहा है इजराइल ने और अमेरिका ने कि ये दोनों एक ना हो पाए। अगर ये एक हो जाएंगे तो फिर उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा जत्था खड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसको गिराने के लिए ये तो किया गया है, इसमें टर्की का साथ लिया गया है और टर्की ने जो अपना रोल अदा किया है वो डुप्लीकेट रोल अदा किया है, यानी रशिया से भी बात कर रहा था, ठीक है, उधर सीरिया को भी गिराने की पूरी ताकत लगा रखी थी। हाँ, तो ये एक डिप्लोमेसी की ठीक, उसने वहां ठीक। पर, तो बहुत बड़ा गेम कर दिया। चलिए, और वो चाहता भी है, नॉर्दर्न रीजन की बात जो कर रहे थे शाह साहब, हाँ, वो उसको मिल जाएगा। अब मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वो एक अलग बात है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, हाँ, उनका जो डिमार्केशन है वो अलग है। अब वो लड़ाके देंगे या नहीं देंगे, या ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये बहुत बड़ा $1 मिलियन ठीक अमित क्वेश्चन साहब। है। अब जी जी, चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो सीरिया में तख्ता पलट हुआ है। सीरिया इस वक्त गृह युद्ध की आग में जल रहा है। स्थितियां जो हैं वो गंभीर बनी हुई है। आने वाले समय में ये स्थितियां क्या मोड़ लेती हैं, इस पर भी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।